हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को। कौन है मैक्स वेबर, इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले मैक्स वेबर का जो टर्म है वो 1864 से 1920 तक का इनका टर्म है। रिमेन्स अ टावरिंग फिगर। टावरिंग फिगर होता है जो बहुत बड़ी हस्ती होती है एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के अंदर और सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र जो सुपर साइंस कहलाता है उसके एक टावरिंग फिगर हैं। बहुत अच्छे थ्योरिस्ट हैं, पर्टिकुलरली फॉर हिज थ्योरी, और इनकी थ्योरी है ब्यूरोक्रेसी की, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत फेमस है। एंड इट्स रोल इन मॉडर्न गवर्नेंस, और आधुनिक शासन को कैसे चलाना है इनमें इनका बहुत अच्छा योगदान है। हिज कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और उनका जो कॉन्सेप्ट है ब्यूरोक्रेसी की, जो उनकी थ्योरी है, उनके जो नियम हैं, ब्यूरोक्रेसी एज अ रैशनल हायरार्किकल एंड रूल बेस्ड सिस्टम। ये किस पर आधारित है? रैशनल यानी तार्किक, कोई चीज़ एकदम लॉजिकल हो, तार्किक। हायरार्किकल यानी होता है कि पद सोपान, मीन्स एक अच्छा सिस्टमैटिक, और रूल बेस्ड यानी हर चीज़ रूल के अकॉर्डिंग। आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी ये देते हैं। सिस्टम्स कंटिन्यूज टू शेप कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, और इनके जो अवधारणाएं हैं इन्होंने समकालीन संगठनात्मक मतलब कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, संरचनाओं को एक आकार दिया है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। वेबर्स आइडियाज ऑन अथॉरिटी, जो वो प्राधिकार पर, अथॉरिटी यानी जो सत्ता होती है, पावर विच कंबाइंड विद लॉ एंड प्लस पावर, वो पावर जिसके साथ रूल रेगुलेशन सब ऐड हों, वो मिलके क्या बन जाती है? अथॉरिटी। लेजिटिमेसी, वैधता, यानी हर चीज़ एकदम वैध हो, और एंड ब्यूरोक्रेसी, और इनकी जो ये वेबर के अधिकार यानी अथॉरिटी, और उसके बाद वैधता और नौकरशाही का जो कॉन्सेप्ट है वो एक फाउंडेशन तैयार करता है, लेड द फाउंडेशन, बिछाता है फाउंडेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, और बाकी आने वाली आगे की प्रशासनिक थ्योरीज के लिए इन गवर्नेंस, शासन के अंदर, ठीक है, बिजनेस में भी, ज़रूरी नहीं है गवर्नेंस में, बिजनेस में भी, एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, और इसके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन हैं उनके अंदर भी एक फाउंडेशन तैयार करता है। हाउएवर हिज मॉडल हैज़ ऑल्सो फेस्ड सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म, और हाँ, हम देख सकते हैं उन्होंने बहुत सारे क्रिटिसिज्म और साथ ही साथ में बहुत सारी आलोचनाओं को भी झेला है अपने साथ, फॉर इट्स रिजिडिटी, क्योंकि ये रिजिड है, रेसिस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं होता, इसमें हर चीज़ रूल बाउंड है। इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म को भी फेस किया है। इनएफिशिएंसीज भी है इसमें, मतलब कार्यक्षमता जो है ना वो बहुत इनएफिशिएंट है, ठीक है। एंड डिटैचमेंट फ्रॉम ह्यूमन बिहेवियर, और ये साथ में ह्यूमन बिहेवियर को भी थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं, ऐसा इनकी थ्योरीज को पढ़कर चलता है पता। तो ऐसा क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं बहुत ही कंटेम्प्रेरी टाइम में भी इसकी हुई है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा फाउंडेशन तैयार करता है। दिस एनालिसिस लिव्स डीपली इनटू वेबर्स लाइफ कीज, थ्योरीज, ब्यूरोक्रेसी मॉडल एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ वर्क। और आज हम ये जो एनालिसिस देखेंगे इसमें ब्यूरोक्रेसी को बहुत डीपली पढ़ेंगे। नाउ लाइफ एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर का थोड़ा लाइफ के बारे में, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। जो इनकी अर्ली लाइफ है, लाइक अर्ली लाइफ और एजुकेशन कैसा रहा है मैक्स वेबर जी का, वो देखते हैं। बॉर्न इन एरफर्ट जर्मनी, 1864 में इनका जन्म होता है। जगह है एरफर्ट जर्मनी में। ये जर्मन थे, इनटू अ वेल्दी एंड पोलिटिकली एक्टिव फैमिली, और इनकी जो फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी, और इनका जो जन्म हुआ है वो एरफर्ट जर्मनी में हुआ है। स्टडीड लॉ, इन्होंने क्या क्या पढ़ाई की? लॉ, हिस्ट्री पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी से इन्होंने कौन कौन सी पढ़ाई की है? लॉ, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटेड पीएचडी इन मिडेवल ट्रेडिंग कंपनीज, और बाद में इन्होंने पीएचडी मिडेवल ट्रेडिंग कंपनीज 1889 में इनकी पीएचडी हुई है कंप्लीट। बिकेम अ प्रोफेसर, अब ये प्रोफेसर बनते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थशास्त्र के पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर बनते हैं, बट सफर्ड फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज। फिर लेकिन बाद में इनको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं आफ्टर हिज फादर्स डेथ, क्योंकि इनके फादर की डेथ हो जाती है, उसके बाद इनके कुछ ऐसे मानसिक संतुलन थोड़ा सा होता है। उसके बाद ये शिफ्ट टू सोशियोलॉजी, और यही बड़ा कारण है कि ये बाद में शिफ्ट कर जाते हैं। इनके सब्जेक्ट तो पॉलिटिकल इकोनॉमी थे, लेकिन ये बाद में सोशियोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। मूव फ्रॉम लॉ एंड इकोनॉमिक्स, फिर ये कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई से सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की ओर मूव करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव की ओर। बिकेम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी,
और साथ में ये फाउंडर हैं किस चीज़ के, मॉडर्न सोशियोलॉजी के, मतलब आधुनिक समाजशास्त्र में, अलोंग कार्ल मार्क्स एंड एमाइल डर्केम, इनके साथ कंटेम्प्रेरी ये फाउंडर हैं सोशियोलॉजी में। फोकस्ड ऑन ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने नौकरशाही पर बहुत ही फोकस किया है। लेजिटिमेसी, वैधता पर, पावर शक्ति, प्राधिकार और अधिकार, अथॉरिटी पर, इन गवर्नेंस, साथ में शासन पर, और ऑर्गेनाइजेशंस पर। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, देखते हैं। नाउ की इन्फ्लुएंस ऑफ वेबर्स थॉट, अब वेबर के थॉट का इन्फ्लुएंस देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिकल अप्रोच की। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जो कि बहुत हार्ड है, ठीक है, हम यहाँ समझते हैं एनालिटिकल का मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसके अंदर, ठीक है, प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसके हर पार्ट को हम डीपली समझते हैं, एनालिसिस करते हैं हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने इतना पार्ट कवर किया, फिर इतना, फिर ये और फिर ये, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनालिटिकल प्रोसेस कहते हैं। हर चीज़ को बहुत ही आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, ठीक है, फिर लुकिंग एट पॉसिबल कॉजेज एंड फाइंडिंग सोल्यूशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं, फैक्ट्स रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स अगर हम किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं और उसको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में केयरफुली, और उस हर चीज़ को लॉजिक से हम उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, उसमें हम थिंकिंग को इन्वॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, लुकिंग एट फैक्ट्स, हम उसके फैक्ट्स को देखते हैं, एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एविडेंस रेदर देन इमोशंस। लेकिन हम किस चीज़ पे बात करते हैं, हम एनालिटिकल अप्रोच में फैक्ट्स की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, ना कि इमोशंस की। इमोशंस की बात हम नहीं करते हैं, ठीक है, वो होती है एनालिटिकल अप्रोच। तो ही स्टार्टेड सिस्टमैटिक एनालिसिस फ्रॉम यंग एज। उनकी जो अप्रोचेस थी वो एनालिटिकल थी, इसका मतलब कि वो बहुत ही अलग वे से सोचते थे, हर चीज़ को लॉजिक के तौर पर सोचते थे। इसीलिए कहा जाता है कि इनकी जो सिस्टमैटिक स्टडी थी ना, वो एनालिसिस पर बेस्ड थी, बहुत ही यंग एज से, अपनी युवा अवस्था से ही। फिर नेक्स्ट आती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ओवर थ्योरी। और ये जो है ना, थ्योरी को कम वैल्यू देते थे और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को, जो व्यवहारिक अनुभव हैं, उन पर ज़्यादा जोर देते थे। तो वैल्यू रियल होती थी, वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, ओवर मेयर लाइब्रेरी रिसर्च या फिर किताबी नॉलेज के बजाय ये प्रैक्टिकल चीज़, वर्ल्ड की ऑब्जर्वेशन ज़्यादा देखते थे, ठीक है। तो इनकी दो अप्रोचेज हमने देखी है अभी तक, कि एक तो इनकी एनालिटिकल अप्रोच है और एक इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, राइट। फिर देखते हैं नेक्स्ट, लिबरल येट कंजर्वेटिव। ये लिबरल थे बट कंजर्वेटिव भी थे, मतलब इन्होंने आइडियाज़ को सपोर्ट किया है, ही सपोर्टेड प्रोग्रेसिव आइडियाज़, प्रगति के पथ पर ये चलते थे आइडियाज़, बट हेल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज़। लेकिन इन्होंने अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू को कभी भी साइडलाइन नहीं किया है, बिल्कुल ये ऑब्जर्व करते थे, ये लाइब्रेरी रिसर्च पर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, इनकी अप्रोच एनालिटिकल थी, लेकिन स्टिल ये लिबरल भी थे बट कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो नॉर्मेटिव, पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, अपने पुराने ट्रेडिशंस की परंपराओं को जो नहीं भूलता है, वो होता है कंजर्वेटिव। किसी पुरानी चीज़ को कंजर्व करके रखना, ओके, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, जो ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक जो वैल्यूज़ है उसको कंजर्व करके रखा था इन्होंने। फिर हम देखते हैं इनकी नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी। अब इन्होंने सोसाइटी की नौकरशाहीकरण कर दिया, इसका मतलब ऑब्जर्व हाउ इंक्रीजिंग ब्यूरोक्रेसी कुड थ्रेटन इंडिविजुअल फ्रीडम्स। और ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से बढ़ती नौकरशाही जो है ना, इंडिविजुअल को, व्यक्ति को, फ्रीडम को थ्रेटन करती है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी कि किस तरह से उनको थ्रेट करती है, इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया था। नाउ हम देखते हैं वेबर्स थ्योरीज ऑन अथॉरिटी, लेजिटिमेसी एंड डोमिनेशन। प्राधिकार, वैधता और डोमिनेशन का मतलब होता है एक डोमिनेट पावर रखना, ठीक है। वेबर्स एनालिसिस ऑफ अथॉरिटी, वेबर का जो एनालिसिस है अथॉरिटी को लेकर, क्या है वो, एंड लेजिटिमेसी, वैधता को लेकर, इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग ब्यूरोक्रेसी। बहुत ज़रूरी है, अगर हम अथॉरिटी और लेजिटिमेसी को समझेंगे देन वी कैन अंडरस्टैंड ईजिली द कंसेप्ट ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। ही डिफाइंड पावर एज द एबिलिटी। उन्होंने कहा पावर यानी शक्ति है ना, वो एक योग्यता है, एक एबिलिटी है, टू इन्फोर्स वंस विल, किसी भी एक इंसान की शक्ति, इच्छा को पूरी करने की, विल को पूरी करने की वो है, एबिलिटी है, पावर। Whereas authority is power recognized as legitimate by those who are governed.
मतलब इसका है कि जहाँ जहाँ अथॉरिटी है, ठीक है, और अथॉरिटी के साथ अगर लेजिटिमेट मीन्स वैधता है, अगर अथॉरिटी के साथ लेजिटिमेसी है, वैधता है, लॉ है, देन वो असली पावर है। ठीक है, विदाउट पावर तो हमेशा होती है, लेकिन पावर के साथ साथ में लॉ भी होना चाहिए, वो फिर बनती है अथॉरिटी। यानी वो कहते हैं कि उन्होंने शक्ति को यानी पावर को किसी की इच्छा को लागू करने की क्षमता के रूप में डिफाइन किया है। ठीक है, जबकि अथॉरिटी अधिकार वह शक्ति है जो शासित लोगों पर, जो शासित लोगों के द्वारा वैध मानी जाती है, जो गवर्न है वो उनके द्वारा वैध मानी जाती है। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी जो मैक्स वेबर ने बताया है कि कितने टाइप की प्राधिकार, कितने टाइप की सत्ता होती है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ये बेस्ड है कस्टम्स पर और ट्रेडिशंस पर, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उन पर ये बेस्ड है, पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस, और ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन चलती जाती है, राइट। फिर अथॉरिटी फिगर्स आर ऑफन हेरिडिटरी रूलर्स जो होते हैं, जैसे लाइक किंग्स, ट्राइबल चीफ्स और फेड्यूल लॉर्ड्स, ये हेरिडिटरी रहती है। मतलब एक कोई किंग है तो उसका बेटा जो है वो युवराज बनेगा, फिर ये उससे नेक्स्ट ली जाती रहती है। तो वैसे ही सत्ता भी है, वो ट्रेडिशंस पे बेस्ड होती है। ठीक है, ये किंग्स में होती, कोई ट्राइबल चीफ है तो फिर उसकी जो पूरा परिवार है उसी के साथ सत्ता रहेगी। फिर फेड्यूल लॉर्ड, सामंत प्रथा, ये हम देखने को मिलती है कि ये हेरिडिटरी भी होती है। रूलर्स जितने भी हम देखते हैं वो इसके फिगर हो सकते हैं। लॉयल्टी इज पर्सनल रेदर देन इंस्टीट्यूशनल। इसका मतलब है जो लॉयल्टी, जो हम वफादारी, निष्ठा होती है किसी की भी, वो पर्सनल होती है यहाँ पर, ना कि इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, पर्सनल हित, लॉयल्टी जो है वो पर्सनल होती है, व्यक्तिगत होती है, ना कि इंस्टीट्यूशनल, संस्था की नहीं होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक मोनार्कीज जो हम देखते हैं, मोनार्कीज होती है एक राजा का शासन। रिलीजियस लीडरशिप, जो एक धर्म गुरु है फिर वही रहेंगे उन्हीं के परिवार के, तो वो एक इंस्टीट्यूशनल नहीं, वो व्यक्तिगत है। इन द पास्ट में देखने को मिलता था बहुत। फिर एक नई टाइप की अथॉरिटी है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है चमत्कारिक सत्ता। ये होती है डेराइव्ड फ्रॉम द लीडर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़। ये जो लीडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ये कोई हेरिडिटी पे बेस्ड नहीं होती है, ये होती है कि जिसमें अगर शक्ति है, अपना जिसके व्यक्तित्व में इतना निखार है, चमक है, वो अपनी जगह खुद बना लेते हैं अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ की वजह से। एंड पर्सनल अपील, खुद के व्यक्तिगत जो भी होते हैं उससे, खुद के गुण, असाधारण कौशल्य से। ठीक है, ऑफन सी इन रिवोल्यूशनरी लीडर्स, जो हम देखते हैं ये किस किस में देखने को मिलता है, जो ऐसे क्रांतिकारी लीडर्स होते हैं जो क्रांति से उभरते हैं वो, एंड प्रॉफिट्स और एंड डेमागोजियर्स। और इस तरह से कब कहाँ देखने को मिलता है इस तरह के लीडर्स, जो जनता के लिए भाषण होते हैं ना, जो जैसे जन विरोधी कामों में जो जनता के प्रति आवाज़ उठाते हैं, और प्रॉफिट्स जैसे पैगंबर हो गए, लीडर्स हो गए, रिवोल्यूशनरी लीडर्स, ये चमत्कारिक सत्ता उनमें देखने को मिलती है। अनस्टेबल, लेकिन ये अस्थिर होता है, क्योंकि किसी में आज है और लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी, और फिर वो उसको मतलब एक समय के बाद ये स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है टेन्योर इनका कुछ। डिपेंड्स ऑन द लीडर्स पर्सनल एबिलिटी, ये लीडर्स की पर्सनल एबिलिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ पे डिपेंड करती है, ये स्थिर नहीं होती, अनस्टेबल होती है, कभी भी मिट सकती है। रेदर देन अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि वरना तो हमें हेरिडिटी में तो पता है एक राजा के बाद उसका बेटा ही बनेगा, चाहे वो बेटा कुछ काम का हो या नहीं हो। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें लोग उसी को पसंद करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होती है, तो इसीलिए इनकी सत्ता अनस्टेबल होती है, इनका जो अधिकार करने का तंत्र है वो कम होता है। देखते हैं एग्जाम्पल महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बाद, महात्मा गांधी में ऐसी क्वालिटी थी, लेकिन फिर इतना जो उनका फेमस है, उनके जो आने वाले सक्सेशन पीरियड्स में उनके कोई भी नहीं हुआ। लाइक एडोल्फ हिटलर के बाद उसका साम्राज्य खत्म हो गया, और नेल्सन मंडेला, ये सब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर्स हैं
तो इनके एग्जाम्पल लेते हैं हम कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी में, जिन्होंने सबको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। फिर एक आती है सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी फॉर ब्यूरोक्रेसी, यह है लीगल रैशनल अथॉरिटी। लीगल रैशनल, जहाँ पर जिसे हम कहेंगे कानूनी तर्क संगत प्राधिकरण, इसका मतलब जहाँ कानून है, जहाँ तर्क है, वो अथॉरिटी जिसमें एक रूल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है प्रॉपर, वो स्टेबल भी रहता है, ठीक है, बेस्ड ऑन फॉर्मल रूल्स, जो वास्तव में फॉर्मल रूल्स जो है ना उन पर बेस्ड है, हवा में बातें नहीं की गई है, जहाँ पर कानूनों से मिला हुआ प्रोसीजर्स को फॉलो करता है, रेदर देन पर्सनल एट्रीब्यूट्स, जिसमें पर्सनल एट्रीब्यूट्स देखने को नहीं है, कुछ भी पर्सनल कुछ नहीं है, जिसका जो सच में फॉलो करता है हर एक तर्क संगत बातों को, प्रक्रियाएं जो है, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको फॉलो करता है, राइट, औपचारिक नियमों को फॉलो किया जाता है उसके अंदर। फिर हम देखते हैं जो पावर्स लाइज इन इंस्टीट्यूशंस रेदर देन इंडिविजुअल्स, यहाँ पर व्यक्तिगत हितों, व्यक्ति में पावर नहीं है, पावर कहाँ पर रिलाई करती है, इंस्टीट्यूशन में, इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं में, तो पावर लाइज इन इंस्टीट्यूशन रेदर देन इंडिविजुअल्स, ठीक है। फिर ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड बेस्ड ऑन मेरिट एंड क्वालिफिकेशंस। ऑफिशियल्स मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपॉइंट होते हैं बेस्ड ऑन मेरिट, अपनी मेरिट के हिसाब से और क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता एवं योग्यता के आधार पर की जाती है। अगर किसी व्यक्ति में, अगर किसी इंडिविजुअल में ऐसी योग्यता है, ऐसी स्किल है, एबिलिटी है, तो ही उसका सिलेक्शन होगा, तो उसकी मेरिट के आधार पर उसका अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल देखते हैं मॉडर्न गवर्नमेंट में, आज की आधुनिक सरकारें देख लीजिए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो बहुराष्ट्रीय निगम हैं बड़े बड़े, एंड जुडिशियल सिस्टम्स देखते हैं, न्यायिक प्रणालियाँ जितनी भी है उनको देखने से हमें पता चलता है पावर जितनी भी है वो कहाँ पर रिलाई करती है, इंस्टीट्यूशन में, रेदर देन इंडिविजुअल्स, राइट। फिर हम बात करते हैं की पॉइंट्स की यहाँ पर, कि ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही इज ए इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ लीगल रैशनल अथॉरिटी। जो ब्यूरोक्रेसी है किसका एग्जाम्पल है, ब्यूरोक्रेसी इज एग्जाम्पल ऑफ लीगल रैशनल अथॉरिटी का एग्जाम्पल है, एज इट ऑपरेट्स थ्रू लॉज, क्योंकि ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे संचालित होता है, लॉज, कानूनों से। हायरार्कीज पे, यहाँ पे पद सोपान की व्यवस्था है, पद सोपान, बार बार हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऑर्डर टॉप टू बॉटम, ठीक है, हायरार्की में हर एक लेवल को मेंटेन किया जाता है, बहुत ही स्ट्रक्चर होता है, बहुत अच्छा, किसी भी लेवल को जंप नहीं कर सकते, एंड स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स होते हैं, यहाँ पे मानक स्थापित होते हैं, हर चीज़ का एक मानक स्थापित है, बेंचमार्क है, ठीक है, वो है ब्यूरोक्रेसी। वेबर्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अब ब्यूरोक्रेसी का मॉडल देखते हैं जो वेबर ने दिया है। तो वेबर सॉ नौकरशाही को कैसे देखते हैं, वेबर सॉ ब्यूरोक्रेसी इज द मोस्ट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। वेबर ने नौकरशाही को बहुत ही गुड आइडियल स्ट्रक्चर के रूप में देखा है, कहा है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताते हैं मैक्स वेबर कि बहुत ज़रूरी है, बट ओनली व्हेन स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली। लेकिन कब, जब उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बना हो, वो प्रॉपरली डिज़ाइन हो, तभी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, स्पेसिफिकेशन देखते हैं। कंटिन्यूटी एंड स्पेशलाइजेशन, कंटिन्यूटी होनी चाहिए इसमें, मतलब एक फिक्स टेन्योर का सिस्टम का एक अपना टेन्योर होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए और विशेषज्ञता होनी चाहिए, ठीक है, किसी चीज़ को एकदम रेगुलर, ऑलवेज, और स्पेशलाइजेशन, निरंतरता तथा विशेषीकरण होना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक वर्क जो नौकरशाही वर्क होते हैं इज ऑन गोइंग, चलते रहने चाहिए, विद डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑफिशियल्स, हमेशा जिम्मेदारियां अधिकारियों को मिलनी ही चाहिए, ठीक है, जिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित होती है वो है ब्यूरोक्रेसी, उनका वही है वर्क, नौकरशाही का वर्क, ठीक है, निरंतर चलता रहता है इनका काम। हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है इनका एक, पद अनुक्रमिक, मतलब हर चीज़ का एक अनुक्रम बना हुआ है स्ट्रक्चर का। अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अधिकार आदेश की एकता पर, इन अ स्ट्रक्चर्ड चेन ऑफ कमांड, जो अधिकार हैं वो एक चेन ऑफ कमांड से फ्लो होते हैं, ठीक है, पहले ए फिर बी फिर सी, इस तरह से फॉलो होते हैं। इम्पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशन,
अव्यक्तित्व मतलब व्यक्ति को यहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बायसनेस नहीं देखने को मिलती है। इम्पर्सनल रूल्स होने चाहिए और रेगुलेशंस होनी चाहिए। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड टू इंश्योर फेयरनेस, जहाँ पर किसकी बात की जाती है, फेयरनेस की बात की जाती है, सब इक्वल है, क्योंकि कानून की नज़र में तो सब इक्वल है। तो इक्वलिटी को फॉलो करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। सब इनके नज़र में इम्पर्सनल है, व्यक्ति कोई विशेष नहीं है, संस्था विशेष है। सेपरेशंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट रोल्स, यहाँ पर क्या है, पब्लिक और प्राइवेट सिस्टम के बीच में सेपरेशन देखने को मिलता है। जो ऑफिशियल्स होते हैं डू नॉट ओन देयर पोजीशंस और रिसोर्सेज, उनके पास उनकी नहीं होती है, वो गवर्नमेंट की है, वो तो सिर्फ उसकी देखभाल करते हैं। तो ऑफिशियल्स डू नॉट हैव देयर ओन पोजीशंस, उनकी कोई पोजीशन भी नहीं है और उनके कोई रिसोर्सेज भी नहीं है। प्रोफेशनलिज्म एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज जहाँ पर है वो ब्यूरोक्रेसी है, मतलब प्रोफेशनलिज्म हर चीज़ को एक अच्छी तरीके से करना, प्रोफेशनलिज्म देखने को मिलता है। टेक्निकल एक्सपर्टीज होते हैं, डिजिटलाइजेशन में भी बहुत अच्छे होते हैं, हर चीज़ का अनुभव उनको होता है। और प्रोफेशनलिज्म हमें कहाँ देखने को मिलता है, जब हम बात करते हैं बिजनेस सेक्टर्स की, मोर प्राइवेट, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं वो, तो वो ऐसा लेकर आइए हर चीज़ को अच्छे तरीके से करना, वो प्रोफेशनलिज्म है। तो ब्यूरोक्रेसी में हमें प्रोफेशनलिज्म और टेक्निकल एक्सपर्ट माने तकनीकी विशेषज्ञ देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो पोजीशंस होती है आर फील्ड बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड मेरिट, इसीलिए इनकी पोजीशंस को किस तरह से भरा जाता है, वो लोग आए जो जिनके पास अच्छी योग्यता हो और अच्छे अधिकार हो, अच्छी योग्यता हो, पोजीशंस उनकी तब होगी। रिटन डॉक्यूमेंट इज इम्पॉर्टेंट, लिखित दस्तावेज को इम्पोर्टेंस दी जाती है, हर चीज़ की फाइल होती है। तभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, जिससे क्या रहती है, पारदर्शिता बनी रहती है और कंसिस्टेंसी बनी रहती है, निरंतरता, स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं, रिकॉर्ड के हिसाब से चलते हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले आता है हायरार्कियल स्ट्रक्चर, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन में स्ट्रक्चर्ड इन हायरार्की वेयर ईच लेवल हैज़ क्लियर अथॉरिटी, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। दिस इज द डायग्राम, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये है एक संगठन, ठीक है। अब संगठन में अब ये है ए, ये टॉप अथॉरिटी है। अब इसको अगर डी तक कोई बात पहुंचानी है तो ऐसे नहीं ये डायरेक्ट जाके डी को बोलेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जो ये ए अथॉरिटी है ये बी को कमांड देगा, बी डायरेक्ट डी को नहीं बोलेगा, बी को अपनी सब फाइल चेक करने के बाद सी को कमांड देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कोई भी जो लेवल है ना वो जंप नहीं है, आप देख पा रहे हैं हर ईच लेवल को हर एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ रहा है, और सी लेवल डी को कमांड देगा और डी से बाद में ई तक अगर किसी काम को करना है वो नीचे टेक्निकल एक्सपर्ट्स या फिर जो भी है उन तक जाएगा बात। तो जो हमेशा सत्ता है ना, क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी है, टॉप टू बॉटम, ये है टॉप और नीचे है बॉटम। तो कोई भी आदेश को डायरेक्ट नहीं, हर रूल को फॉलो करते हुए प्रोसीजर को, हर स्टेप को फॉलो करना है। तो ये होती है क्लियर चेन ऑफ कमांड थ्रू प्रॉपर चैनल। हम पढ़ते हैं ना टी, पी एंड सी, थ्रू प्रॉपर चैनल। और इसमें बात आती है, फेयोल ने कहा था कि गैंग प्लांक का सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर लाल फीताशाही और रेड टेपिज्म को कम करने के लिए किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। रेड टेपिज्म अगर ज़्यादा है कि बहुत डिले हो जाता है क्योंकि हर प्रोसेस से जाना, तो एक लेवल जंप करके डायरेक्ट वाला, वो हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है यहाँ पर चेन ऑफ हायरार्की की कमांड कि वेयर ईच लेवल हैज़ क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी एक अपनी अलग जिम्मेदारियां हैं। डिसीजंस फ्लो फ्रॉम द टॉप टू लोअर लेवल्स, डिसीजन ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई सरकारी एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, अ मिनिस्टर गिव्स डायरेक्टिव्स टू द सेक्रेटरी। अब मिनिस्टर है, ये है सरकार का कोई डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्टर है, ये अपने किसी सेक्रेटरी को कोई आदेश देता है। हु इंस्ट्रक्ट्स डिपार्टमेंट हेड्स, अब ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट हेड्स को कोई आदेश देता है, एंड दे इन टर्न पास इंस्ट्रक्शन टू ऑफिसर्स एंड कलर्क, और फिर वो निचले स्तर के ऑफिसर्स और कलर्स तक वो आदेशों को पहुंचाते हैं। तो ये एक हमें एग्जाम्पल देखने को मिला हायरार्कियल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट बाय रूल्स। जो मैनेजमेंट है वो रूल से ही होगा,
कोई भी प्रबंधन हो किसी भी संस्था का, वो कैसे सुनिश्चित होगा? वो सुनिश्चित होगा नियमों के द्वारा, रूल बेस्ड होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स। कोई भी संगठन एंड प्रोसीजर्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड फेयरनेस। इसका मतलब कोई भी संगठन जो है वो सेट होता है, वो निश्चित होता है। निष्पक्षता बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब सुनिश्चितता होनी चाहिए उसमें, एकदम कॉन्सिस्टेंट रहे। और प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमें पहले ही जो है ना उसका एक पूर्व अनुमान हो जाए, ठीक है, हर चीज़ का। प्रोसीजर्स पता होने चाहिए, रूल्स रेगुलेशन का आइडिया होना चाहिए। अ बैंक फॉलोज स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर अप्रूविंग लोन्स। बैंक है ऐसे ही किसी को भी लोन नहीं देता है, वो पहले पूरा चेक करता है, हर चीज़ को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करता है। लोन्स देने के मामले में गिरवी भी रखते हैं पहले, तो ऐसे किसी को भी लोन नहीं दिया जा सकता ना, तो हर चीज़ की एक वैलिडिटी होनी चाहिए। सच एज वेरीफाइंग क्रेडिट स्कोर्स, पहले क्रेडिट स्कोर्स को वेरीफाई करना, एंड इनकम को देखना, डॉक्यूमेंटेशन देखना, सब चीज़ें चेक करना। इंश्योरिंग दैट एवरी एप्लीकेंट इज ट्रीटेड फेयरली, और फिर वो सब एप्लीकेंट को फेयरली ट्रीट करते हैं, तो ये बैंक का है। फिर ऑर्गेनाइजेशन बाय फंक्शंस स्पेशलिटी, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एम्प्लॉयज आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है वो कार्य विशेषता द्वारा संगठन बनना चाहिए, सबका अपना अपना कार्य होना चाहिए। तो एम्प्लॉयज जितने भी कार्मिक हैं आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। अब कार्मिक किस तरह से विभाजित होते हैं? वो अपने विशेष कौशल, अपने कौशल के आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं उनके, सबको एक जगह मिक्स नहीं कर देते हैं, सारे डिपार्टमेंट एक में ऑफिस में बैठे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हम कहीं भी हम फॉर्मल स्ट्रक्चर देखने को मिले कि हम जब स्कूल जाते हैं तो सिर्फ डॉक्यूमेंट का जहाँ पे काम फाइल वर्क है वो अलग चल रहा है, कोई कल्चरल सेक्रेटरी का अलग डिपार्टमेंट है, अगर किसी को रिलेटेड एजुकेशन बुक्स का लाइब्रेरी अलग है, हर चीज़ के अपने अपने डिपार्टमेंट है, तो काम विभाजित है, अपने अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिस अलग है, और कहीं कहीं ग्रीवियंसेस ऑफिस अलग होते हैं जो स्टूडेंट के, तो इस तरह से सब बने हुए हैं स्पेशलाइज स्किल के और एक्सपर्टीज़ के हिसाब से। एग्जाम्पल, अ हॉस्पिटल हैज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक कार्डियोलॉजी जहाँ पर हार्ट का, न्यूरोलॉजी ब्रेन का, ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों के डॉक्टर वगैरह अलग बैठते हैं। वे डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, सब अलग अलग हैं। डर्माटोलॉजिस्ट अलग होंगे, तो उनका अपना अलग एक डिपार्टमेंट है, जिसको जिस चीज़ का इलाज करवाना है वो उस चीज़ में जाए, ऐसा। इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग ऑल मेडिकल टास्क, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट ये नहीं है कि मैं ठीक है मैं स्किन का भी चेक कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है, सब काम नहीं कर सकते, सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। पर्पसली इम्पर्सनल, इसका मतलब होता है कि मतलब जानबूझ के इंटेंशनली इम्पर्सनल बनाना ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसीजन बेस्ड ऑन रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी डिसीजन रूल के अकॉर्डिंग लेने हैं, एंड पॉलिसीज़ जो उनकी पॉलिसीज़ निर्धारित है, जो इनके नियम निर्धारित हैं, उस अकॉर्डिंग ही इनको डिसीजंस लेने हैं, रेदर देन पर्सनल प्रेफरेंसेस। कोई पर्सनल प्रेफरेंसेस किसी चीज़ को नहीं देना है, किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है, व्यक्तिवाद से दूर जाकर। एंश्योरिंग फेयरनेस, ये क्या लेकर आता है? फेयरनेस लेकर आता है, इक्विटी लेकर आता है। अवॉइडिंग फेवरेटिज्म, पक्षपात नहीं करना है, अवॉइड करना है फेवरेटिज्म को, कि हाँ मेरा ये बहुत पसंदीदा है तो इसको मैं ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं। एक्सप्लेन देखते हैं एग्जाम्पल। अ यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन टेस्ट स्कोर। किसी भी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर एडमिशन लेना है तो उसके टेस्ट स्कोर देखने पड़ेंगे, एंट्रेंस एग्जाम में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके अकॉर्डिंग उसे जो एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसे एडमिशन मिलना चाहिए, रेदर देन पर्सनल कनेक्शंस। अगर ट्रस्टी के बेटे को एडमिशन चाहिए तो उसके तो पर्सनल कनेक्शंस हैं, तो फिर ऐसे फिर वो फेयरनेस नहीं रहती है, ठीक है। पर्सनल कनेक्शन से दूर होकर, रिकमेंडेशन सिफारिशों से हटकर किसी यूनिवर्सिटी को एडमिशन देना है। फिर हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार बेस्ड होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस पर आधारित होना चाहिए। अगर किसी को आपको रोजगार देना है तो आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि उसके अंदर तकनीकी योग्यता है, क्योंकि किसी ब्यूरोक्रेट के लिए तकनीकी एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है आज के इस डिजिटलाइजेशन के युग में। तो उसे रोज़गार मुहैया करवाने से पहले क्वालिफिकेशन देखिए, उसकी टेक्निक। हायरिंग एंड प्रमोशंस, जो हायर करते हैं, हम किसी की नियुक्ति करते हैं, पदोन्नति करते हैं, किसी को प्रमोशन देते हैं, आर बेस्ड ऑन स्किल्स। स्किल्स यानी क्वालिटी पर आधारित होनी चाहिए।
भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज रेदर देन नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म से हटकर स्किल्स देखिए, उसकी क्वालिफिकेशंस देखिए। एग्जाम्पल देखते हैं, कंपनी हायर्स इंजीनियर्स, एक कंपनी इंजीनियर्स को हायर करती है बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज, कि उनकी डिग्री है, ठीक है, अच्छी डिग्री है, बीटेक एमटेक, इसके हिसाब से। सर्टिफिकेशंस, उनकी सर्टिफिकेट देखती है कि उन्होंने ये उनकी जॉब प्रोफाइल एंड वर्क एक्सपीरियंस, और उनका जो काम करने का एक्सपीरियंस कितने सालों का है, वो हर चीज़ कंपनी अच्छे से देखती है। रेदर देन हायरिंग फ्रेंड्स, ये नहीं सोचती कि मैं अपनी कंपनी में अपने फ्रेंड को हायर कर लूँ और फैमिली मेम्बर्स को, किसी को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर उनकी कंपनी का लॉस हो सकता है इससे। दिस स्ट्रक्चर अप्रोच इंश्योर्स एफिशिएंसी, फेयरनेस एंड प्रोफेशनलिज्म इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो दृष्टिकोण है, ये अप्रोच जो है ना, ये क्या लेके आएगी, बड़े संगठनों में दक्षता लेकर आएगी, कार्यक्षमता, दक्षता, फेयरनेस यानी निष्पक्षता, और व्यावसायिकता माने प्रोफेशनलिज्म को लेकर आएगी ये अप्रोच। ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स इन वेबर मॉडल। अब ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स क्या होते हैं, जो नौकरशाही के ऑफिसर्स होते हैं, वेबर्स की मॉडल में क्या क्या है, उन्हें कैसे हायर करते हैं। अकॉर्डिंग टू वेबर, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह जो होते हैं, वेबर कहते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट को कैसा होना चाहिए कि उसकी जो अपॉइंटमेंट है, उसकी नियुक्ति जो है वो मेरिट, योग्यता के आधार पर हो, नॉट थ्रू फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म। है फिक्स सैलरी, सैलरी फिक्स्ड होनी चाहिए, रेगुलर पेमेंट उनको मिलनी चाहिए। इससे क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है टेन्योर में, और प्रिवेंट बाइबरी और रिश्वतखोरी से बच सकते हैं। अगर उन्हें सैलरी टाइम पे मिलेगी तो फिर वो रिश्वत या बाइबरी वगैरह, रिश्वतखोरी रोकते हैं। फॉलो अ डिफाइंड कैरियर पाथ, जो उनका एक निर्धारित कैरियर पाथ का अनुसरण करें। वो प्रमोशंस हो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, स्किल्स पे धीरे धीरे वो आगे बढ़ें। एक्सरसाइज अथॉरिटी विद इन अ डेफिनेट स्कोप, इसका मतलब है एक दायरा निर्धारित हो जिसमें रहकर वो अपने अधिकार का प्रयोग करें। किसी किसी के पास अथॉरिटी होती है, वो अपने अथॉरिटी से आगे बढ़कर ही लोगों के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे मस्ट नॉट मिसयूज पावर, उनको अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए। उनको एक निश्चित दायरे में रहना चाहिए कि अगर उनका अधिकार सिर्फ इतने क्षेत्र तक है तो ये नहीं है कि वो जाकर एक क्षेत्र से दूसरे स्टेट में जाके भी बोले मेरा यहाँ पर है। नहीं, ऐसा नहीं होता ना कि लाइक महाराष्ट्रियन पुलिस है, वो जाके बिहार में अपना नहीं कर सकती। वर्क फुल टाइम इन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो प्रशासन में है ना, पूर्णकालिक कार्य होना चाहिए। मतलब ब्यूरोक्रेसी इज अ प्रोफेशन है, नॉट अ टेम्पररी रोल। इसका कोई, जैसे एक बार ब्यूरोक्रेट्स ने एडमिशन ले लिया किसी चीज़ में तो वो हमेशा के लिए रहते हैं, उनका काल, एक टेन्योर निश्चित है, तो वो प्रोफेशन है, एक टेम्पररी रोल निभाने के लिए वो नहीं आते। कि इनसाइड सेक्टर वेबर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज अ न्यूट्रल होनी चाहिए, रूल बेस्ड होनी चाहिए। न्यूट्रल माने एकदम ना पक्ष ना ये, बीच में होनी चाहिए हर चीज़, ठीक है, एकदम न्यूट्रल। रूल बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पर्सनल वाइसेस एंड करप्शन, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, पर्सनल वाइसेस ना हो, ऐसी होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी। अब क्रिटिसिज्म ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी के मॉडल की क्रिटिसिज्म देखने को मिलती है कि कितनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं होती है नौकरशाही मॉडल की। डिस्पाइट इट्स स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी इसकी स्ट्रेंथ है, वेबर्स ब्यूरोक्रेसी मॉडल हैज़ फेस्ड एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहन करना है, किया इन्होंने। एंड सोशोलॉजिस्ट ने किया, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री थे, और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट के कुछ लोगों ने किया है इनके ब्यूरोक्रेसी मॉडल का क्रिटिसिज्म। रिजिडिटी एंड इनएफिशिएंसी है। अब देखते हैं कि कैसे। कुछ थिंकर्स मानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मॉडल दिया है वेबर ने, उनके अंदर रिजिडिटी है, कठोरता है, बहुत ज़्यादा कठोर है, और इनएफिशिएंसी मतलब अकुशलता है। तो रॉबर्ट मैर्टन की बात करते हैं 1952, वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक रूल्स बिकम एंड्स इन देमसेल्व्स। जो नौकरशाही नियम होते हैं ना, वो कार्यकुशलता के साधन के बजाय अपने आप के साध्य बन जाते हैं, खुद में ही वो एक एंड हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि टूल बने, हम एफिशिएंसी लेकर आए, नहीं, वो खुद में ही जो है ना एंड खत्म हो जाते हैं। वो ब्यूरोक्रेटिक रूल्स बिकम एंड्स इन देमसेल्फ, अपने आप में ही जो है खत्म हो जाते हैं, ना कि वो किसी एफिशिएंसी, दक्षता को बढ़ाने का टूल बनते हैं। तो इसका एग्जांपल रेड टेप देखने को मिलता है ना। फिलिप सेल्जनिक कहते हैं कि सब यूनिट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफन डेवलप कन्फ्लिक्टिंग गोल्स दैट डू नॉट सर्व द होल सिस्टम। तो किसी संगठन के भीतर, कोई संगठन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसके भीतर की उप इकाइयाँ, लाइक सब डिविजन्स देखने हैं, सब यूनिट्स मतलब उप इकाइयाँ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन,
ऑफन डेवलप्ड कन्फ्लिक्टिंग गोल्स, उन्हीं के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, आपस में परस्पर विरोधी भावना है। तो वो लक्ष्य को कैसे करेगी सर्व, उनको गोल को क्या आपस में लड़ के वो कर लेंगे, झगड़ा हो जाता है उनमें। तो लड़ाइयाँ आपस में लड़ती रहते हैं वो, और किसी भी संगठन का कोई एक जो संपूर्ण है, जो एक विकसित करना है उनको लक्ष्य प्राप्ति, वो फिर सर्व नहीं कर पाएंगे, दैट डू नॉट सर्व द होल सिस्टम, ठीक है। तो सब यूनिट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये बताया है रिजिड और इनएफिशिएंसी दक्षता को प्रभावित करते हैं। पीटर ब्लाउ कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसीज मस्ट इवॉल्व रेदर देन फॉलो रिजिड स्ट्रक्चर्स, कि ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही को कठोर संरचनाओं का अनुसरण करने के बजाय विकसित होना चाहिए, कि रिजिडिटी ना रखें, उससे क्या हो, इवॉल्व हो जाए, चेंज हो जाए, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करे, स्ट्रक्चर्स रिजिड स्ट्रक्चर्स के बजाय वो इवॉल्व होकर थोड़ा प्रैक्टिकल सोचे। तो ये बताए हैं कुछ पॉइंट्स। फिर हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी एज ए ह्यूमन बिहेवियर। अब ब्यूरोक्रेसी जो है ना बनाम मानव व्यवहार, इसका मतलब मानव व्यवहार इसमें देखने को क्या मिलता है, कितना आपस में एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो पहले थिंकर आते हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है कि साइमन एंड मार्च 1963, साइमन और मार्च कहते हैं 1963 में, वेबर इग्नोर्ड, कि मैक्स वेबर ने इग्नोर्ड किया है द रोल ऑफ ह्यूमन इमोशंस, यहाँ पे ह्यूमंस की फीलिंग्स को और इमोशंस को इग्नोर किया है, मोटिवेशन को एंड साइकोलॉजी इन ऑर्गेनाइजेशन। वेबर ने संगठनों में मानवीय भावनाओं को, मानव की कुछ भावनाएं होती हैं, प्रेरणा जैसे मोटिवेशन, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की भूमिका के को ऐसा लगता है कि वेबर ने नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। फिर हम देखते हैं एल्विन गॉल्डनर ने कहा है कि डिस्टिंग्विश टू ब्यूरोक्रेसीज, उसने तो दो ब्यूरोक्रेसीज बताई है कि पनिशमेंट सेंटर्ड ब्यूरोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, मतलब दंड केंद्रित नौकरशाही, एम्प्लॉयज ओबे रूल्स आउट ऑफ फियर। वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉय है, जो कार्मिक हैं, जो कर्मचारी हैं, वह भय के कारण नियमों का पालन करता है, उसे भय है कि अगर मैंने इस नियम का पालन नहीं किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और अगर मैंने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा। तो एक तरह से एक फियर है, तो वो डर के मारे काम करते हैं, ना कि अपनी मोटिवेशन से, अपनी इच्छा से। तो ह्यूमन के इमोशंस के साथ बताया है वेबर ने कि यहाँ पर बता रहे हैं साइमन एंड मार्च कि ह्यूमन इमोशंस को इग्नोर किया गया है। तो एम्प्लॉय ओबे रूल्स आउट ऑफ फियर, वो डर के लिए काम करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी होती है एम्प्लॉय फॉलो रूल्स विलिंगली। ये दो तरह की होती हैं कि एक में तो लोग डर के मारे काम करते हैं, और एक में हाँ अपनी खुद की इच्छा से काम करते हैं। तो ये दो तरह की किन्होंने बताई है ब्यूरोक्रेसी को डिस्टिंग्विश कर दिया है एल्विन ग्लाउडनर ने। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चरल एंड हिस्टोरिकल लिमिटेशंस, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सीमाएं क्या है ब्यूरोक्रेसी की। एच.सी. क्रील एंड ए.बी. स्पिट्जर कहते हैं कि जो नौकरशाही है, रैशनल ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्टेड इन चाइना, तर्क संगत नौकरशाही जो हर चीज़ में तार्किक हो, वो नौकरशाही जो है ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्टेड चाइना में है बाय 200 BC बिफोर क्राइस्ट से ही है। contradicting the Weber's claim that it is a modern phenomenon, जो वेबर के इस दावे को खंडन करती है कि ये एक आधुनिक है। वेबर कहता है ये तो आधुनिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन चाइना में तो ये चला आ रहा है 200 BC से ही। तो ये तो इसका हिस्टोरिकल लिमिटेशन है और कल्चरल। जोसेफ ला पैलोम्ब्रा कहते हैं कि इन अ डेवलपिंग नेशन, किसी भी विकासशील राष्ट्र में या फिर विकासशील नेशन में, मोर फ्लेक्सिबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में बी प्रेफरेबल टू वेबरियन ब्यूरोक्रेसी। कोई भी विकासशील देश है उसमें वेबेरियन की जो ब्यूरोक्रेसी है की तुलना अधिक लचीली शासन संरचनाएं बेहतर हो सकती है, कि उनमें तो रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। हमें देखने को मिलता है कि आज जितने भी विकासशील देश हैं उनकी जो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत रिजिड है। अगर वहीं फ्लेक्सिबल हो गवर्नेंस स्ट्रक्चर तो वो ज़्यादा प्रेफर करेगी, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करेगी, ऐसा मानना है जोसेफ ला पैलोम्ब्रा का। फिर हम देखते हैं विलियम डेलने कहते हैं पार्शिमोनियल ब्यूरोक्रेसीज विद पर्सनल लॉयल्टीज माइट वर्क बेटर इन सम रीजन्स, कि डेलाने कहते हैं, विलियम डेलाने, कि कुछ क्षेत्रों में पैतृक नौकरशाही यानी पार्शिमोनियल
नौकरशाही जो होती है व्यक्तिगत निष्ठा के साथ, जिसमें खुद की निष्ठा हो, इंस्टीट्यूशन की ना भी हो लेकिन खुद की निष्ठा हो, तो वो बेहतर काम कर सकती है कुछ ऐसे कंडीशंस में। लेकिन वेबर तो कहते हैं कि इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस नहीं देकर इंस्टीट्यूशनल को इम्पोर्टेंस दो, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन का हित है। कहीं कहीं पे अगर व्यक्ति का खुद का हित आता है तो वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो ऐसा देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि द ब्यूरोक्रेटिक पैराडॉक्स, पैराडॉक्स यानी कोई चीज़ जो साफ शब्दों में है लेकिन उसकी कॉन्ट्रडिक्टरी, वो अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये लिटरेरी टर्म है एक पैराडॉक्स। तो ब्यूरोक्रेटिक पैराडॉक्स, स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस, ठीक है, कि नौकरशाही में ही विरोधाभास है अपने आप में ही, कि वो ताकत है या कमजोरी है। किसी इंस्टीट्यूशन की विरोधाभास ये है कि ताकत है या कमजोरी है। स्ट्रेंथ देखते हैं और हम साथ में वीकनेसेस भी देखेंगे, राइट। सबसे पहले स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। प्रिडिक्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की स्ट्रेंथ तो क्या है कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ये बहुत प्रिडिक्टेबल है, इन्हें पहले ही पता चलता है हमें क्या किस पॉलिसी को फॉलो करना है लोगों ये, क्योंकि ये एकदम ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, इनका फील्ड नॉलेज अच्छा होता है। तो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए सबसे ज़रूरी है। वीकनेस कि स्लो एंड इनफ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग है। फ्लेक्सिबल यानी एक बार जो डिसीजन हो गया वो रिजिड है, रिजिड यानी फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता। डिसीजन मेकिंग जो निर्णय लिया जा चुका है वो स्लो भी है, क्योंकि एक तो आपको हर चीज़ को फॉलो करना है, A to B, B to C, ऐसे से, तो उसमें टाइम लगता है, स्लो है और इनफ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग है। फिर रिड्यूसेस करप्शंस थ्रू मेरिटोक्रेसी, अगर अच्छी मेरिटोक्रेसी से सिलेक्शन हुआ है तो रिड्यूसेस करप्शन, भ्रष्टाचार को कम करेंगे और थ्रू मेरिटोक्रेसी। लेकिन डिस्कोर्सेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, साथ में किस चीज़ को ख़त्म कर देंगे, क्रिएटिविटी को और इनोवेशंस को, नई नई क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगी, ठीक है। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, जवाबदेही बनती है कि हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन, फाइल वर्क बहुत अच्छा होता है इसमें, ये सुनिश्चित करता है जवाबदेही को थ्रू डॉक्यूमेंटेशंस, कोई किसी के साथ चीट नहीं कर सकता। लीड्स टू एक्सेसिव पेपर वर्क, ज़्यादा ही पेपर वर्क होता है तो ये क्या है, दक्षता को हानि पहुंचाता है, हर काम के लिए पेपर चाहिए, ऐसा भी है। कुछ एफिशिएंसी, कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। एफिशिएंट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े संगठनों में बहुत दक्ष है, लेकिन डीह्यूमनाइज करता है, ह्यूमन के इमोशंस को डीह्यूमनाइज करता है, अमानवीय करता है एम्प्लॉय एंड सिटीजन्स को, साथ साथ में बहुत झकझोर के रख देता है कभी कभी। कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन है कि इज वेबर्स ब्यूरोक्रेसी स्टिल रेलेवेंट, क्या वेबर का जो मॉडल है ब्यूरोक्रेसी का वो आज के समय में रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। तो डेस्पाइट क्रिटिसिज्म्स, कितनी भी आलोचनाएं हम देख लें, वेबर्स ब्यूरोक्रेसी मॉडल रिमेन इन्फ्लुएंशियल, आज सबको बहुत इन्फ्लुएंस किया है वेबर के मॉडल ने, आज भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इन मॉडर्न गवर्नेंस, आज हम मॉडर्न गवर्नेंस, आधुनिक शासन की बात करें या प्रशासन की बात करें, मेनी गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समूह देखें और बहुत सारे कॉरपोरेशन, निगम देखें, स्टिल ऑपरेट बेस्ड ऑन हिज प्रिंसिपल्स, आज उसी के बेस्ड पर आज जो है इन्फ्लुएंस है। हाउएवर मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, आधुनिक नौकरशाही इज इवॉल्विंग, बदल रही है। लाइक किसमें चेंजेस आ रहे हैं, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन हो रहा है, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज, जो पेन पेपर वर्क है, ज़्यादा ही डिले है वो खत्म हो रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। फ्लेक्सिबल वर्क स्ट्रक्चर्स अच्छा है, आज बदल रही है, अगर रिजिडिटी खत्म हो रही है, हायरार्कीज को चैलेंज मिला है और जो उनका स्ट्रक्चर है वो बदला है। ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है, ह्यूमन के इमोशंस को इतने दिन खत्म कर दिया था, इसमें अब वैल्यू भी है और ह्यूमन के इमोशंस को भी तर्ज पर रखा जाता है। आर इंटीग्रेटिंग साइकोलॉजी एंड बिहेवियर इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, आज ब्यूरोक्रेट्स पर एक तरह से दबाव है कि वो किसी से भी उस टोन में बात नहीं कर सकते, क्योंकि आज एक हर तरह से हर चीज़ का सोशलाइजेशन हो चुका है, साइकोलॉजी बदली है एंड बिहेवियर बदला है एडमिनिस्ट्रेशन में। वेबर्स मॉडल रिमेन अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिस्कशंस ऑन गवर्नेंस के डिस्कशन पर वेबर्स का पॉइंट जो है स्टार्टिंग है, बट मॉडर्न एडेप्टेशंस आर नेसेसरी, ठीक है। एक बार गवर्नेंस के डिस्कशन के लिए ज़रूरी है वेबर की मॉडल, लेकिन मॉडर्न एडेप्टेशन को अपनाना भी ज़रूरी है, जो नेसेसिटी है टाइम के अकॉर्डिंग, टू मेक ब्यूरोक्रेसीज मोर एफिशिएंट और अच्छे से ह्यूमन रिलेटेड और एडेप्टेबल टू चेंजिंग नीड्स। जिस तरह से समाज में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी है कि हम ब्यूरोक्रेसी को
बदलाव देखें ब्यूरोक्रेसी में। कंक्लूजन देखते हैं। वेबर्स ब्यूरोक्रेसी इज अ बोथ नेसेसिटी, ज़रूरी भी है, एंड अ चैलेंज भी है। इट इंश्योर्स ऑर्डर बट कैन ऑल्सो बिकम ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस। ये ज़रूरी भी है और ये हमें ऊंचाई तक पहुंचाएगा भी, लेकिन साथ में प्रोग्रेस में बाधा भी उत्पन्न कर सकता है। फाइंडिंग अ बैलेंस लेकर आए, कि स्ट्रक्चर में बैलेंस होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी रिमेन्स द की एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। वेबर्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैज़ शेप्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत अच्छे से शेप किया है मॉडर्न प्रशासन के अंदर ब्यूरोक्रेसी ने। वाइल इट्स स्ट्रेंथ इंक्लूड प्रेडिक्टेबिलिटी, इसकी स्ट्रेंथ वास्तव में प्रेडिक्टेबिलिटी लेकर आती है, एंटिसिपेटरी है, इम्पार्शलिटी है, व्यक्तिवाद नहीं है। इट्स वीकनेसेस है कुछ कि हाँ ये रिजिड है, कठोर है, कम दक्ष है, एलिनिएशन हैव लीड टू सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म को लेकर आई है साथ में। क्रिटिक्स आर्ग्यू, जो आलोचक हैं वो इस बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं दैट ब्यूरोक्रेसी मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। जो भी नौकरशाही है आज के बढ़ते चेंज होते समाज के नियमों को अपनाए, रेदर देन बीइंग एन अनचेंजेबल स्ट्रक्चर, एकदम कठोर बनी ना रहे, समय के साथ इवॉल्व हो। अल्टीमेटली वेवर्स इन्फ्लुएंस ऑन ब्यूरोक्रेसी रिमेन्स अनजेनेबल एज बोथ डिफेंडर्स एंड क्रिटिक्स यूज हिज फ्रेमवर्क। चाहे कितने भी लोग उसकी आलोचना करें, लास्ट में जाकर उन्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा। और विकासशील देशों में तो ब्यूरोक्रेसी के बिना काम हो ही नहीं सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव सेंस में इसे लिया जाता है कि ये एक नेगेटिव सेंस है, और लेकिन ऐसा नहीं है। एज डिफेंस क्रिटिक यूज फ्रेमवर्क एनालिसिस इम्प्रूव। ब्यूरोक्रेसी कंटिन्यूज टू इवॉल्व बट इट्स कोर प्रिंसिपल्स एज आउटलाइन बाय वेबर्स प्रेस्ड इन शेपिंग गवर्नेंस वर्ल्ड वाइड। आज वर्ल्ड वाइड जो मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने स्पेशली मैक्स वेबर के बारे में पढ़ा, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का क्या कॉन्सेप्ट दिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।